दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पाम जुमेरा जैसे अनयूजुअल कंस्ट्रक्शंस, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां और बहुत सारा पैसा। जिस देश के डेवलपमेंट की दुनिया दीवानी है। आखिर 15 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ जिससे दुबई सैलाब में तब्दील हो गई। रेगिस्तान में बसे दुबई में बाढ़ तो दूर, भारी बारिश की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इस बार गल्फ कंट्रीज के आसमान में बादलों ने ऐसा रास्ता बदला कि दुबई की सड़कें एक झील में तब्दील हो गई। शॉपिंग मॉल में पानी भर गया और एयरपोर्ट के रनवे पर दरिया बह गई। और इतना ही नहीं, 15 अप्रैल की रात को सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के डेवलप्ड देश सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में एकदम से बारिश शुरू हुई। और 16 अप्रैल को ये बदल गई ऐसी तेज बारिश और तूफान में। लोगों ने बताया कि तूफान इतना तेज था कि कई बिल्डिंग्स को हिलते हुए भी फील किया गया। आसमान से बारिश गिरना शुरू हुई तो रुकी ही नहीं और फिर नतीजा गल्फ कंट्रीज के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई। पड़ोसी देश ओमान में बाढ़ की चपेट में आकर 20 लोग मारे गए। सड़कों पर चल रही करोड़ों की गाड़ियां पानी में बहने लगी। इसकी वजह ड्रेनेज सिस्टम की कमी। भले ही इस देश ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी हदें पार कर ली हो, लेकिन आज भी इस देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ी है वो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जिसका अभी तक कोई पावरफुल सॉल्यूशन ये देश नहीं निकाल पाया। अक्सर दुबई जैसे सूखे इलाकों में बहुत कम बारिश होती है और जितनी बारिश होती है उसके लिए उतने ड्रेनेज सिस्टम्स काफी है। लेकिन दुबई में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम्स पानी निकालने में नाकामयाब रहे। और ऐसा होगा इसका जरा सा भी अंदाजा दुबई प्रशासन को नहीं था। दरअसल दुबई में सालाना 95 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन 15 अप्रैल को यहाँ 259 मिलीमीटर बारिश हुई। मतलब 2 साल की बारिश एक ही दिन में। यूएई के अल आइन अमीरात में 254 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बात से आइडिया तो लग गया होगा कि कितना पानी दुबई में बरस गया। मेटेओरोलॉजी अथॉरिटीज का कहना है कि 1949 से वेदर का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था और 1949 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में ये यूएई में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश थी। मगर असली सवाल जो सबके जहन में मौजूद है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हुई कैसे। बारिशों से तबाही के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलने लगी कि ये बारिश दुबई के क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच्ची है? यूएई पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में आता है और ये देश अक्सर इस गर्मी और पानी की कमी से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990s में शुरू की गई थी। चलिए आखिर ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है और कैसे नेचर को मजबूर किया जाता है कि वो जबरदस्ती बारिश करे। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बारिश कैसे होती है। देखो, जब जमीन या नदियों में मौजूद पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है तब हवा में काफी सारे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। अब ये वाटर वेपर्स जब ऊपर जाते हैं, आप जानते हो जितना ज्यादा हम जमीन से ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा अल्टीट्यूड बढ़ता है उतनी ज्यादा ठंड भी बढ़ती है। अब जब ये वाटर वेपर्स हायर अल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं तब ठंड की वजह से कंडेंसेशन होता है। तब ये वाटर वेपर्स वाटर में बदल जाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में। यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंड रहते हैं तो हमें क्लाउड्स दिखते हैं। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स को बनाती है ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि एक बादल में ऐसी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती है। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर एल्टीट्यूड यानी एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पर मौजूद है जहां ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और आइस क्रिस्टल्स से क्लाउड्स बनते हैं। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि आसमानों में 2 तरीके के बादल होते हैं, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरे जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में आसानी से फर्क बताया जा सकता है। जो आइस क्रिस्टल्स के क्लाउड्स है वो और ज्यादा ऊपर मौजूद होते हैं और जो जमीन के ज्यादा पास दिखते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए क्लाउड्स होते हैं। लेकिन आखिर इन बादलों से बारिश कैसे होती है? होता क्या है कि ये जो
छोटी छोटी ड्रॉपलेट से एक दूसरे से कोलाइड होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती है। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और आइस क्रिस्टल्स भी कोलाइड करके एक दूसरे के साथ बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक ये आइस क्रिस्टल्स इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके भारी होने की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लग जाए। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नोफॉल होगी। अगर हवा गर्म है नीचे जमीन पर तो ये बर्फ पिघल कर बारिश की तरह नीचे गिरेगी। कुछ इस तरीके से बारिश होती है। हालांकि ये तो हुई नॉर्मल वाटर साइकिल की बात, लेकिन यही बारिश क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके कैसे की जाती है। देखो, आर्टिफिशियली रेन क्रिएट करने के लिए बादलों को एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचाना होता है जिस पर पहुंचकर वो बादल अपने अंदर स्टोर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड ना कर सके। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। एंड क्लाउड सीडिंग और कुछ नहीं बल्कि बादलों को इसी पॉइंट तक आर्टिफिशियली पहुंचाने की टेक्निक होती है। इस टेक्निक का उपयोग करके बारिश करने के लिए पहले एयरक्राफ्ट से या ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज की मदद से ऐसे क्लाउड्स को ढूंढते हैं जो इस सीडिंग लाइक वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हो। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे। एलिजिबल क्लाउड्स को ढूंढने के बाद एयरक्राफ्ट के थ्रू चुने हुए बादलों के ऊपर साल्ट जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस रिलीज की जाती है, जिससे कि उस क्लाउड्स में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स बनकर भारी हो जाते हैं और बाद में भारी होने की वजह से ही नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे। अगर हवा गर्म है तो ये बर्फ पिघल कर बारिश की तरह नीचे गिरेगी। कुछ इस तरह क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके बारिश की जाती है। लेकिन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ पानी की कमी को दूर करने के लिए ही किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके और बहुत यूज केसेस भी है। जैसा कि दिल्ली में हाल ही में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया गया था। सर्दी के मौसम में दिल्ली में लो टेम्परेचर और कम बारिश के कारण एयर पोल्यूशन काफी बढ़ जाता है। तब क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करके बारिश की जाती है जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। क्लाउड सीडिंग का उपयोग फॉग कम करने के लिए भी किया जाता है। खास करके एयरपोर्ट्स के अराउंड इसका यूज किया जाता है ताकि फ्लाइट्स टाइम पर टेक ऑफ कर सके। दुनिया में कुछ एयरपोर्ट्स इसका यूज करते भी है फॉग को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि जो दुबई अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता था, आज वहीं पे भयानक बाढ़ आई हुई है। तो क्या सच में इस बाढ़ के पीछे क्लाउड सीडिंग का ही हाथ है? दोस्तों, अगर आप क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को गहराई से समझोगे तो इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती। मानो किसी ड्राई रीजन में बिल्कुल बारिश नहीं होती तो हम क्लाउड सीडिंग का यूज करके वहाँ बारिश कर सकते हैं। गहराई से देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ चॉइस दे रही है कि बादलों को किसी ड्राई रीजन में बरसाना है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, या फिर कहीं और बरसाना है। बारिश जल्दी आनी चाहिए या उसे थोड़ा डिले कर दे, ये कंट्रोल कर सकते हैं हम। कोई और तरीके से बादल नहीं बना सकते। जो एग्जिस्टिंग बादल है हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि अभी बारिश हो जाए उन बादलों से बाद में होने की जगह। क्लाउड सीडिंग से बारिश प्रोड्यूस नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से हवा में मौजूद होती है, उसको सिर्फ बरसाया जाता है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश जरूर होती है, लेकिन इतनी नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। इसरा अलनाबी, जो नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यानी कि एनसीएम में सीनियर फोरकास्टर है, उन्होंने खुद बताया कि इस स्टॉर्म के डेट के आसपास कोई क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया ही नहीं गया था जिससे कि बारिश हो सके। इसलिए क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट फ्रेडरिक वोटो का कहना है कि ये बारिशें इंसानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। दरअसल लगातार होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस से दुबई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिसके तहत अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल्स पर अलग अलग टेम्परेचर्स फॉर्म हो रहे थे, जिससे एनवायरनमेंट में प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होने लगी और यही आगे जाकर खतरनाक तूफान को अंजाम देने का कारण बनी। और यही नहीं, इसका कारण बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर भी है। हायर टेम्परेचर के कारण न सिर्फ जमीन से बल्कि ओशन से भी पानी एवापोरेट होता है। देखो, गर्म हवा ठंडी हवा के कंपैरिजन में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है। मतलब हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर हवा करीब 7% और मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है और ये तूफानों को और ज्यादा खतरनाक बनाती है, जिस वजह
से बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ गई। टेक्निकली ये बारिश इतनी ज्यादा भी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बारिश तो हमारी इंडिया में होती है। मगर एक और दिक्कत क्या रही कि पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। देखो, दुबई में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन ही नहीं किया गया है जो कि इस लेवल की बारिश में भरने वाले पानी को निकलने दे, जिस कारण पानी और भरता चला गया और नॉर्मल बारिश दुबई में बाढ़ की वजह बन गई। और दूसरा कारण दुबई रेत पर बनाया गया है, वह रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसी रेत को डेवलपर्स ने कंक्रीट डालकर ढक दिया तो जाहिर सी बात है उसकी पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। डेवलपर्स ने दुबई के नेचुरल टेरेन को बदल दिया है और अब यहाँ की जमीन पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ऐसी बारिश दुबई में फिर से हो सकती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।